हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 346। और आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, इस चैप्टर का ये जो सबसे पहला पार्ट है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, और जितने भी बेसिक कंसेप्ट, छोटे से छोटा शब्द को भी मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक रहता है जिसमें आपके जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप उसको डिटेल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इन टॉपिक्स को मैं हल्का सा डिटेल में भी लूँगा ताकि आपको लिए चीज़ें और भी अच्छे से आपको समझ में आए। चलिए फिर हम लोग बेसिक्स से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि गैमेट्स क्या होते हैं। देखो, गैमेट्स बेसिक रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं गैमेट्स। अब आप सबको पता होगा कि स्पर्म और ओवम, ह्यूमन बींग्स में ये दो गैमेट्स रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का हल्का सा एक साइंस का जो एक बेसिक मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, जो जेनेटिक्स के साथ रिलेशन है जिसका, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझें। देखो, हमारी बॉडी जनरली क्या है, डिप्लॉयड। मेरी बॉडी के सेल्स सारे डिप्लॉयड है। क्यों है सारे डिप्लॉयड? क्योंकि मेरा पूरा बॉडी का फॉर्मेशन शुरू हुआ था जाइगोट से। जाइगोट एक सिंगल सेल, और इसमें क्रोमोसोम्स कितने थे? 46। इस जाइगोट के अंदर डिविजन्स होते होते मल्टीपल सेल्स बनते गए, फिर उन सेल्स का अरेंजमेंट होता गया, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी डेवलप हुई। यानी पूरा बॉडी का डेवलपमेंट एक सिंगल सेल से हुआ। और इस बॉडी में जितने भी सेल्स बने उन सब में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। क्यों? क्योंकि जाइगोट के डेवलपमेंट में, पूरे बॉडी के डेवलपमेंट में केवल और केवल माइटोसिस होता है, जो कि एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है। तो मेरी बॉडी के सारे सेल्स कैसे हैं? 46 क्रोमोसोम्स वाले, यानी कि डिप्लॉयड। डिप्लॉयड सेल किसको कहते हैं? जिसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब आप इस बात को अच्छे से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। समझो, हम लोग एक बेसिक रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि एक मदर और फादर। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मियोसिस क्यों ज़रूरी है और क्यों गैमेट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस होता है। क्या होता है कि मदर और फादर, अब इनके बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? मदर के सारे बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, फादर के बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब आप समझें कि अगर इन दो सेल्स का, समझो इनके यही गैमेट्स हैं 46 क्रोमोसोम्स वाले, मियोसिस नहीं होता, तो जब इनके गैमेट्स का फ्यूजन होगा आपस में, तब जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 92। यानी कि पेरेंट्स में डिप्लॉयड कंडीशन है, 46 क्रोमोसोम है, और जो ऑफस्प्रिंग यानी जो चाइल्ड है उसमें 92 क्रोमोसोम्स है, यानी कि टेट्राप्लॉयड कंडीशन है। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना भी नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर इस तरह से रिप्रोडक्शन चलेगा, तब आप सोचें कि जो नए ऑफस्प्रिंग्स आते जा रहे हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर बार डबल होते जा रहे हैं। यानी इस तरह से अगर सारा गेम हुआ तो किसी भी स्पीशी में कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं मिलेंगे। आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को देखो, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड सेल्स। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं टेस्टिस और ओवरी के अंदर, जिनको कहा जाता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, और इन जर्म सेल्स में होता है मियोसिस, और मियोसिस से बनते हैं गैमेट्स, जो कि होते हैं हैप्लॉइड। अब एक स्पर्म हैप्लॉइड, ओवम हैप्लॉइड, इन दोनों के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, जो कि अगेन होगा डिप्लॉयड। तो और उससे जब चाइल्ड का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा तो वो वापस कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड। तो हमने स्पीशीज में क्रोमोसोम्स का नंबर कांस्टेंट रख पाए कि किस लिए? बिकॉज ऑफ मियोसिस। इसलिए गैमेट्स के फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस होता है, एंड गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। विदाउट एनी एक्सेप्शन गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। बट अब ये जो मैं लाइन कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, बिना किसी एक्सेप्शन के गैमेट्स आपको हर केस में हैप्लॉइड मिलेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में, मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में गैमेट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिजम्स में गैमेट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस नहीं होता। तो आपको कमेंट सेक्शन में आके ये बताना है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें गैमेट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस नहीं होता, और अगर मियोसिस नहीं होता तो उनमें गैमेट्स हैप्लॉइड कैसे होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर मुझे इसका आंसर दें। फिलहाल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन के वक्त हमेशा मियोसिस होगा, ताकि गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ रहे। अब ये जो देखो, एक थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल में लूँगा ताकि आपको सेल साइकिल भी थोड़ा अच्छे से समझ में आए
कि जब मैं बोलता हूँ कि सर डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, और हैप्लॉयड मतलब 23 क्रोमोसोम्स, तो क्या जब 46 के हाफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं 23, तो क्या रेंडमली कोई भी क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं या कोई पर्टिकुलर सिस्टम है? तो देखो बच्चों, इस बात को अच्छे से समझो आप। हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम होता है, तो हर क्रोमोसोम का एक होमोलोगस कॉपी होता है, जिसको आप कहते हो उसका होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे समझो ये आपका एक होमोलोगस ये आपका एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। इस क्रोमोसोम फर्स्ट पे 1 2 3 4 5 जीन्स प्रेजेंट है, ए बी सी डी और ई, ये 5 जीन्स प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम पे। तो इस क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का एक और कॉपी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा, आपकी सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और इस पे भी ये सेम 5 जीन्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको होमोलोगस बोला जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स हैं जिन पे सेम जीन्स प्रेजेंट हो, इसको आप बोल दो सेकंड क्रोमोसोम। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये हमेशा पेयर में रहते हैं। हमने सुना है कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में रहते हैं, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो जो एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स हैं वही होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिन पे सेम जीन्स प्रेजेंट है। और जब गैमीट फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होते हैं, तो इन जो क्रोमोसोम्स का रैंडम कुछ भी ऐसा हाफ नहीं होता, बिल्कुल ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे। एक गैमीट में ये क्रोमोसोम आ जाएगा और एक गैमीट में ये क्रोमोसोम हो जाएगा। यानी कि जब मियोसिस होकर गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, और आपको एक गैमीट, जैसे आप हम स्पर्म की बात करो, तो इस स्पर्म में जो 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये गैमीट है, तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स अलग है, इसमें से कोई भी क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं हो सकता। इस स्पर्म के बाकी के 23 होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे स्पर्म में रहेंगे, यानी कि दूसरे गैमीट में रहेंगे। तो ये होता है मियोसिस का बेसिक कंसेप्ट कि मियोसिस क्यों होता है, ताकि गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, और ये जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं ये प्रॉपर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, रैंडम सेपरेशन नहीं होता। तो अब ये आपके सामने जैसे पिक्चर है कि एक एग जिसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, हैप्लॉइड हो गया, स्पर्म जिसमें 23 क्रोमोसोम्स है, हैप्लॉइड हो गया, और इन दोनों का जब फ्यूजन हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इससे बना जाइगोट, और इस जाइगोट में अगेन 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। आप इस पिक्चर को अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ देखो आपको दिखा रखा है कि हम एक क्रोमोसोम का, एक पेयर का यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम है, ये देखो एक सिंगल क्रोमोसोम मैंने शो कर दिया, सब में एक एक दिखा रखा है, स्पर्म में भी एक एक दिखा रखा है, लेकिन जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे हमने पेयर में दिखा रखा है। तो ये पेयर कहाँ से बना, ये पेयर यहीं से बना है कि एक क्रोमोसोम फादर से आएगा और उसका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम मदर से आएगा, यानी एक इस पेरेंट से एक इस पेरेंट से, और ये दोनों जब जाइगोट में जाएंगे तो वापस पेयरिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती रहती है। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए आप जेनेटिक्स में जब आप स्टडी करते हो ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो आप बोलते हो कि फादर से आया कैपिटल टी, मदर से आया स्मॉल टी, तो वो इसीलिए आया क्योंकि वो गैमिट्स थे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग रहते हैं अलग अलग गैमिट में, तो बिकॉज जीन्स तो सेम ही रहेंगे, चाहे अलील डिफरेंट हो लेकिन जीन सेम रहेगा। तो इस तरह से बाद में जब वापस जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हम ऐसा लिख देते हैं एक ही जाइगोट में। इसलिए हमेशा गैमीट में एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम रहेगा और जाइगोट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप रहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारे बेसिक्स मैंने आपको इसलिए यहाँ पर समझाया। देखो, मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मेरा फंडा ऐसा नहीं रहता कि हम किसी एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो उसी चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। जहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग दूसरे चैप्टर्स के भी कंसेप्ट स्टडी करेंगे। चलिए फिर, ये पिक्चर आपके सामने स्पर्म और ओवम, यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे अगर, तो स्पर्म का साइज़ और ओवम के साइज़ में बहुत डिफरेंस है। ओवम बहुत बड़ा रहता है जबकि स्पर्म एक छोटा सा सेल है, और स्पर्म इलोंगेटेड सेल है, ओवम एक तरह का राउंड सेल है। इन चीज़ों को हम और भी ज़्यादा डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। यानी ह्यूमन बींग्स के जो गैमिट्स रहते हैं वो सेम साइज़ के नहीं रहते। जैसे आपने लोअर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा रहेगा कि गैमिट्स सेम रहते हैं दोनों के, जिनको आप आइसोगैमिट्स या होमोगैमिट्स बोलते हो, बट ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता। गैमिट्स हमेशा हैप्लॉइड रहेंगे और हर गैमिट में सिंगल कॉपी प्रेजेंट रहती है उस क्रोमोसोम की, यानी कि
होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नहीं होती। चलिए रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिक इवेंट्स क्या क्या है वो अपने को स्टडी करना है, कहाँ से रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे और कहाँ हम उसको ख़त्म करेंगे, इस पूरी सीरीज़ को क्या क्या इवेंट्स हैं वो सब कुछ हमें यहाँ पे स्टडी करना है। रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गैमिट्स का फॉर्मेशन, और गैमिट के फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। साइंस में जब भी ये वर्ड आपके सामने आएगा जेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब आप समझ लीजिएगा फॉर्मेशन या सिंथेसिस। तो गैमिट्स का फॉर्मेशन गैमिटोजेनेसिस कहलाता है। ह्यूमन बींग्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली बात करें स्पर्म एंड ओवम की। अब गैमिट्स का फॉर्मेशन हो गया, अब इन गैमिट्स का मुझे करवाना है यूनियन। अब स्पर्म प्रेजेंट रहता है मेल बॉडी में, ओवम प्रेजेंट रहता है फीमेल बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि इस मेल गैमिट को फीमेल बॉडी के अंदर लेकर जाना है, यानी कि गैमिट का ट्रांसफ़र, इसको हम कहेंगे गैमिट ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनसाइड फीमेल बॉडी। कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में स्टडी बाद में करेंगे। अब यानी कि स्पर्म फीमेल बॉडी में पहुंच चुका है, तब स्पर्म और ओवम का होगा फ्यूजन, यूनियन, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर कंसेप्शन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। यूनियन होगा तो उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और फिर अब धीरे धीरे जाइगोट का होगा फर्दर डेवलपमेंट। तो पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, पूरे चाइल्ड का डेवलपमेंट सब कुछ होगा, और फिर एंड में जाकर होता है चाइल्ड बर्थ, जिस प्रोसीजर को कहा जाता है पार्चुरेशन। तो ये बेसिक टर्म्स आपको यहीं याद कर लेने हैं। पार्चुरेशन इज द चाइल्ड बर्थ, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में डिलीवरी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, कंसेप्शन एंड फर्टिलाइजेशन सेम है। इसी कंसेप्शन से एक वर्ड पर सुना होगा आपने, कंसीव। तो कंसीव कंसेप्शन से ही आया, गैमिट का ट्रांसफर और गैमिट का फॉर्मेशन इज गैमिटोजेनेसिस। फिर एक टर्म है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है, यहाँ देखो आप, ये जाइगोट के फॉर्मेशन से लेकर चाइल्ड बर्थ यानी पार्चुरेशन तक जितने भी इवेंट्स, जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन सब डेवलपमेंटल इवेंट्स को कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड, फर्टिलाइजेशन से लेकर पार्चुरेशन तक। ह्यूमन बींग्स की ही बात करेंगे केवल यहाँ पर, तो ह्यूमन बींग्स में जेस्टेशन पीरियड करीब 280 डेज या 40 वीक्स या 9 मंथ से रहता है। तो ये आपको बेसिक्स याद करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की, कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स वो सारे बॉडी ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। दो प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसा नाम बता रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो मेन सेक्स ऑर्गन्स किसको बोलेंगे, वो सेक्स ऑर्गन्स जो गैमिट का फॉर्मेशन करेंगे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी। और वो ऑर्गन्स जो गैमिट फॉर्मेशन करते हैं वो कहलाते हैं गोनेट्स। वो क्या कहलाते हैं, गोनेट्स। तो ये वर्ड भी आपको याद करना है कि हमारे पास टेस्टिस और ओवरी ये दोनों गोनेट्स हैं, तो ये गैमिट्स प्रोडक्शन करते हैं। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गैमिट का प्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन इन गैमिट्स के ट्रांसफ़र के लिए, इन गैमिट्स के मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। या इवन वो ऑर्गन जहाँ पे एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, यूटेरस, वो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे वेस डिफरेंस, वो सब, फेलोपियन ट्यूब, ये सब, और जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि यूटेरस। इसके अलावा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक और काम है, और वो है सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन। अब टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज बाय टेस्टिस, तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। अब ह्यूमन बींग्स में टेस्टिस और ओवरी ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करते हैं। टेस्टिस गैमिट बनाता है, बिल्कुल स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस सेक्स हार्मोन्स रिलीज करता है, तो बिल्कुल जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस से रिलीज होता है, इसीलिए तो उसे टेस्टोस्टेरोन बोला। टेस्टोस्टेरोन वर्ड कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से कि टेस्टिस से रिलीज होता है, और ये एक स्टेरॉइड है, कीटोनिक स्टेरॉइड है। अब आपको पता है कि कीटोन के पीछे हमेशा ON ही लगता है, तो ये कीटोनिक स्टेरॉइड है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरोन हो गया। बात करूँ ओवरी की, तो ओवरी बिल्कुल गैमिट का प्रोडक्शन करता है, ओवम ओवरी में ही बनता है, और सेक्स हार्मोन्स भी ओवरी बनाती है, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स गैमिट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जैसे आपने पिक्चर दिखा, तो ये टेस्टिस है अगर,
तो गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए ये वेस्ट डेफरेंस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, यूरिथ्रा हो गया, या फीमेल में देखें तो वजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी में आते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जहाँ पे सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स दूसरे यूजफुल फ्लूइड्स का सिक्रेशन करते हैं। अब वो फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, उनका क्या फंक्शन रहता है, उनका कंटेंट क्या है, सब कुछ डिटेल में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस सीरीज़ में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जितने भी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स या ट्रैक्ट हैं वो, और जितने भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में आपके प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल, वो सारी की सारी ग्लैंड्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी में आती है। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैंने बोला कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब टेस्टिस बेसिकली मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या फीमेल में टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है, और अगर यस होता है तो फिर रिलीज कौन करता है, सिंथेसिस टेस्टोस्टेरोन का कौन करता है फीमेल बॉडी में? तो आपको मुझे इसका आंसर देना है। मैं यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ह्यूमन फिजियो में एक टर्म आता है मिक्स्ड ऑर्गन्स। मिक्स्ड ऑर्गन्स, मिक्स्ड ऑर्गन्स बेसिकली क्या होते हैं? मिक्स्ड ऑर्गन्स ये वो ऑर्गन्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, और इन फंक्शन के अलावा ये हार्मोन फॉर्मेशन भी करते हैं। यानी एक ऐसा ऑर्गन जो अपना एक फंक्शन करता है और उसके अलावा एंडोक्राइन एक्टिविटी भी करता है, उसको आप कहते हो मिक्स्ड ऑर्गन। और मिक्स्ड ऑर्गन के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टेस्टिस एंड ओवेरी। गैमीट बनाने के साथ साथ में ये सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, तो ये मिक्स्ड ऑर्गन्स है। कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि हमारी बॉडी में टेस्टिस और ओवरी के अलावा और कौन से मिक्स्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को मैं बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो देखो, ह्यूमन बींग्स में आप किसी को देखकर बता सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है। बस इन्हीं कैरेक्टर्स को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यानी कि जो दो अलग अलग सेक्स हैं, इनका बॉडी मॉर्फोलॉजी दो अलग अलग टाइप का रहता है, इसको कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म काफ़ी क्लियर है। मेल विजिबली डिफर्स फ्रॉम फीमेल इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और एसेसरी सेक्स कैरेक्टर्स। यानी जो इनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स मतलब जो उनका फिजिकल बॉडी देख के आप बता सकते हो, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स देख के बता सकते हो, और उनके सेक्स कैरेक्टर्स देख के बता सकते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो इसी को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो अब हम लोग ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में अपने को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है, वो हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेता हूँ कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है। देखो, फीमेल बॉडी ऐसा टॉप, यानी कि टॉप से थोड़ा ब्रॉड, पेल्विस एरिया थोड़ा ब्रॉड, और फिर बीच में आकर नैरो रहता है। ये कुछ ऐसा शेप आएगा इसमें। यहाँ देखो आप, यहाँ शोल्डर्स ब्रॉड, पेल्विस एरिया ब्रॉडर, लेकिन यहाँ पर आते वक्त यहाँ पर ये इस तरह से नैरोनेस, ये नैरोइंग रहती है। तो कुछ इस तरह से फीमेल बॉडी रहता है। मेल बॉडी में ऐसा नहीं रहता। मेल बॉडी में ये सीधा सीधा शोल्डर्स ब्रॉड और इस तरह की टेपरिंग रहती है नीचे की तरफ, यानी ये कुछ ऐसा शेप रहेगा ह्यूमन मेल में। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि फिजिकल बॉडी में इस तरह से डिफरेंस है ह्यूमन मेल और फीमेल में। अब शोल्डर्स अगर मेल और फीमेल के कंपेयर किए जाएं तो फीमेल में शोल्डर्स आर नैरो एज कंपेयर टू मेल, मेल में शोल्डर्स आर ब्रॉड। पेल्विस की बात करें तो यहाँ पर उल्टा है कि फीमेल पेल्विस इज ब्रॉडर देन मेल पेल्विस। ठीक है, मेल पेल्विस इज नैरोअर। अब यहाँ पर आप पेल्विस वाला स्ट्रक्चर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेल्विक गर्डल मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। आप देखो, मेल में पेल्विक गर्डल नैरो है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का शेप आ रहा है, जबकि फीमेल में इट इज़ वाइडर। ये जो एक प्यूबिक आर्च बन रहा है, प्यूबिक आर्च का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो आप, ये देखो यहाँ पर ये जो एंगल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मेल में कम है, जबकि फीमेल में ये प्यूबिक आर्च काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मेल में अगर आप देखोगे तो ये एंगल रहता है करीब 50 to 80 डिग्री, जबकि फीमेल में रहता है 90 to 100 डिग्री ना। अब ऐसा क्यों?
वाई पेल्विस इज ब्रॉडर इन फीमेल, ये जो पेल्विक गर्डल का स्पेस है ये ब्रॉडर क्यों रहता है फीमेल में, तो उसका रीज़न है कि इस पेल्विक गर्डल में ही प्रेजेंट होता है यूटेरस, और यूटेरस में होगा चाइल्ड का कंप्लीट डेवलपमेंट। अब आप सोचें जो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, उस 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में चाइल्ड का साइज़ धीरे धीरे कितना बड़ा रहता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा पेल्विक गर्डल वाइड होना ज़रूरी रहता है। और मेल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो मेल में पेल्विक गर्डल काफ़ी नैरो रहता है। उसके अलावा अगर फिजिकल बॉडी की बात की जाए तो फीमेल का कंपेरेटिवली थोड़ा बॉडी छोटा रहता है, मस्कुलर कम रहता है, और कंपेयर्ड टू मेल उनका बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। कंपेयर टू मेल बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा कि फीमेल्स आर वीक, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। कंपेयर कर रहे हैं मेल और फीमेल में, तो उनका ज़रा वीकर बॉडी रहता है, जबकि मेल बॉडी इज़ लार्जर, मस्कुलर एंड थोड़ा स्ट्रॉन्गर देन फीमेल बॉडी। तो ये बेसिक बॉडी शेप और बॉडी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स भी हम लोग सीख लेंगे। देखो क्या होता है कि ये जो एरिया रहता है ना, जहाँ पे आपके ये वाला एरिया, दिस पोर्शन, दिस एरिया इज कॉल्ड एज एक्जिला। तो यहाँ जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्जिलरी हेयर। सिमिलरली ये जो पोर्शन रहता है इसको हम कहते हैं प्यूबिस। तो यहाँ जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं उनको हम कहते हैं प्यूबिक हेयर। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस पिक्चर को आप अच्छे से देखो। इस पिक्चर में ये देखो, यहाँ पर हमने थोड़ा लाइट ब्लैक शो किया है, यहाँ पे डार्क ब्लैक शो किया है। वो ये शो कर रहा है कि डेंसिटी, हेयर का डेंसिटी कितना है। तो फीमेल में बेसिकली एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर ये काफ़ी डेंस रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा उनकी बॉडी पर कहीं और इतना डेंस हेयर नहीं होता। ऑब्वियसली स्काल्प पे तो रहेगा। देखो स्काल्प पे जो ह्यूमन फीमेल है उसके स्काल्प पे जो प्रोफ्यूज ग्रोथ रहता है, हेयर फास्टर ग्रोथ रहता है, जबकि मेल में इतना फास्ट ग्रोथ नहीं होता। बाकी उसके अलावा लोअर लेग एरिया या लोअर हैंड एरिया, इन एरियाज़ में हेयर प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम, स्लाइट, ठीक है। एब्डोमेन पे भी अगर हम देखें तो बहुत स्लाइट हेयर प्रेजेंट है फीमेल में। तो मतलब मेजॉरिटी स्काल्प, एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर, इन 3 एरिया में आपको ज़्यादा हेयर देखने को मिलेंगे। जबकि मेल में जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी का काफ़ी ज़्यादा फैला रहता है। पूरे लेग एरिया, हैंड एरिया को देख लो आप, इवन चेस्ट हेयर, एब्डोमेन हेयर, इस पूरे एरिया में हेयर का अच्छा ग्रोथ है। प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर तो है ही। और जबकि स्काल्प पे इतने हेयर, स्काल्प पे भी हेयर प्रेजेंट है बट उतना फास्ट ग्रोथ कंपेयर्ड टू फीमेल नहीं होता। उसके अलावा ऑब्वियसली बियर्ड एंड मुस्टाच यानी कि दाढ़ी और मूछ, ये दोनों जो है मेल में डोमिनेंटली प्रेजेंट होती है, और जबकि फीमेल में ये दोनों ही चीज़ें इतनी डोमिनेंटली नहीं होती। लेकिन फीमेल का जो स्काल्प हेयर का ग्रोथ है इट इज़ फास्टर एज कंपेयर टू दी मेल। तो इस पिक्चर से आप पूरा समझ पा रहे हैं कि बॉडी में हेयर डिस्ट्रीब्यूशन मेल और फीमेल में किस तरह से वेरी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फीमेल हैव गॉट वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट्स। ब्रेस्ट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहता है बिकॉज वी ऑल नो, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद में फीडिंग भी होगा, तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल के पास में, इसलिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ज़्यादा रहता है। जबकि मेल में ऐसा नहीं होता, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग। तो उनके जो ब्रेस्ट रहते हैं दे आर पुअरली डेवलप्ड एंड दे आर रूडिमेंट्री। अब वर्ड आता है रूडिमेंट्री। तो रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? रूडिमेंट्री उन ऑर्गन्स को आप कहते हो जिन्होंने एवोल्यूशन के साथ साथ अपना सिग्निफिकेंस और फंक्शन दोनों लॉस कर दिए। यानी जिस तरह से एवोल्यूशन होता गया इन ऑर्गन्स का फंक्शन खत्म होता गया, उनको आप कहते हो रूडिमेंट्री। अब जो मैमल्स होते हैं, आपने पढ़ा रहेगा, जब जो बहुत इनिशियल मैमल्स थे, हम लोग मैमल्स हैं, जो बहुत इनिशियल मैमल्स थे ड्यूरिंग एवोल्यूशन, उसमें आप देखना मेल में भी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मेल में भी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो फीडिंग करवाते हैं यंग वंस की, ठीक है। बट जैसे जैसे मैमल्स आगे और इवॉल्व होते गए, ये मेमोरी ग्लैंड्स मेल में नॉन फंक्शनल होते चले गए, रूडिमेंट्री होते चले गए। अब आपसे सवाल ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ये बताना है कि ऐसे कौन से मैमल्स हैं, ऐसे कौन से मैमल्स हैं जिनके मेल में मेमोरी ग्लैंड्स आर फंक्शनल। तो ये हो गया ब्रेस्ट का डिफरेंस।
नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो मेल ऑब्वियसली हैव गॉट पीनिस और फीमेल में वल्वा प्रेजेंट रहता है। इनके बारे में हम और डिटेल में और आगे स्टडी करेंगे। स्किन की बात करूँ तो मेल में स्किन इज़ हेयरी, बहुत सारे बाल प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा कोर्स स्किन रहता है, जबकि फीमेल स्किन इज़ सॉफ्टर और लेस हेयरी एज कम्पेयर टू मेल। वॉइस में भी बहुत डिफरेंस है, मेल वॉइस इज़ लो पिच्ड जबकि फीमेल वॉइस इज़ हाई पिच्ड, थोड़ा तीखा आवाज़ रहता है फीमेल का। उसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप इस पिक्चर को देखो और बियर्ड और मुस्टाच को छोड़ देते हैं। बियर्ड और मुस्टाच को छोड़ के आपको इस पिक्चर में मेल और फीमेल में एक बहुत मेजर डिफरेंस और देखने को मिल रहा है, और वो डिफरेंस है इनके नेक एरिया में। वीडियो को यहाँ पॉज करो और इन दोनों की नेक को कंपेयर करके देखो कि मैं किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इसकी, क्या कहते हैं इसको, दिस इज़ एडम्स एप्पल। ये बहुत प्रोमिनेंट रहता है मेल में। यहाँ देखो आप, मेल में आपको नेक एरिया में इस तरह का एक प्रोमिनेंस दिखेगा जिसको कहते हैं एडम्स एप्पल। फीमेल में ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता जनरली। अब एडम्स एप्पल आपने पढ़ा रहेगा कि ये एक प्यूबर्टी का साइन है, तो ये प्यूबर्टी के बाद ही प्रोमिनेंस इतना क्लियर दिखाई देता है क्योंकि इनका ग्रोथ होता है। अब ग्रोथ जब होगा थायराइड कार्टिलेज का, तो ये जो लैरिंजियल प्रोमिनेंस है वो काफ़ी क्लियर देखने को मिलती है। अब ये बेसिकली है क्या, तो देखो ये आपके सामने ये लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स का स्ट्रक्चर है और इस लैरिंग्स में ये थायराइड कार्टिलेज है। तो इस थायराइड कार्टिलेज में यहाँ पे ये जो उभार है, ये जो प्रोमिनेंस है, उभरा हुआ सरफेस है, ये इसको आप कहते हो लैरिंजियल प्रोमिनेंस। तो ये थायराइड कार्टिलेज पे प्रेजेंट है और यही एडम्स एप्पल की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो ये एक और डिफरेंस है मेल और फीमेल में, जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का पार्ट है। और सबसे एंड में आता है सबक्यूटेनियस फैट डिपोजिशन। अब देखो यहाँ पर सब का मतलब होता है बिलो। जहाँ पे भी आपको ये वर्ड मिलेगा ना SUB सब, तो आप समझ जाना वो बात कर रहा है बिलो की। और क्यूटेनियस वर्ड यूज होता है स्किन के लिए, तो बिलो स्किन। तो स्किन के जस्ट नीचे फैट का डिपोजिशन इज सबक्यूटेनियस फैट डिपोजिशन। अब ये पैटर्न रहता है मेल और फीमेल में फैट डिपोजिशन का, सबक्यूटेनियस फैट डिपोजिशन का। आप देखो मेल में अगर फैट डिपोजिशन होता है तो वो मोस्टली रहता है एब्डोमिनल पार्ट में। यहाँ पर ये एब्डोमिनल पार्ट में काफ़ी सबक्यूटेनियस फैट डिपोजिशन है। फीमेल में इतना एब्डोमिनल पार्ट में नहीं रहता और ये बहुत स्लाइटर एरिया, जबकि मेल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो आपको थोड़ा पीछे की तरफ भी यहाँ देखने को मिलेगा। फीमेल में ऐसा नहीं है। उसके अलावा फीमेल में ब्रेस्ट्स में फैट डिपोजिशन रहता है और फीमेल में आपको मेजर आपको देखेगा ना मिलेगा बटक्स और थाई एरिया में। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा सबक्यूटेनियस फैट डिपोजिशन देखने को मिलता है। मेल में भी इस तरह से बटक्स पे और थाइस पे डिपोजिशन रहता है, बट इतना नहीं होता जितना जनरली फीमेल में रहता है। ठीक है, एक तो पेल्विस का साइज भी बड़ा है और ऊपर से फैट डिपोजिशन भी ज़्यादा रहता है। और अगर थाइस की बात करें तो मेल और फीमेल में ये डिफरेंस रहता है कि फीमेल में थाइज में आप देखें एक्सटर्नल से लेकर इंटरनल तक कंप्लीट इस तरह से फैट डिपोजिशन है, जबकि मेल में आपको थाइज में मोस्टली बाहर की तरफ जो है फैट डिपोजिशन देखने को मिलता है सबक्यूटेनियस। तो बेसिक मैं आपको बताऊं तो एक समराइज करने के लिए कि मेल में एब्डोमेन में ज़्यादा फैट डिपोजिशन है, जबकि फीमेल में थाइज और बटक्स वाले एरिया में। तो ये था सारा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो से मैं शुरू कर दूंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग बेसिक्स और डिटेल्स दोनों बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।